चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर है स्टार्टिंग विद हिज डिफिनेशंस यूक्लिड एज्यूम्ड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर नॉट टू बी प्रूव्ड। उन्होंने यूक्लिड ने कुछ डिफिनेशंस दी, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज एज्यूम कर ली अपने आप से मान करके, और उसको प्रूव करने का प्रयास नहीं किया। मतलब वो सही थी, उन्होंने उसको हर जगह अप्लाई करके देखा और वो प्रॉपर्टीज हमेशा एक्यूरेट बैठ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी उसके बाद। These assumptions are actually obvious universal truth। तो उन्होंने जो एज्यूम किया था और प्रॉपर्टीज लिखी थी वो क्या लिखा आगे, एक्चुअली ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ, मीन्स वे स्वयं सिद्ध थी, उसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं थी। ही डिवाइडेड देम इनटू टू टाइप्स, एक्जियम एंड पोस्टुलेट्स। तो जो उन्होंने एज्यूम किया, जो उनका एजम्पशन था, उसी चीज को उन्होंने दो नाम दिया, एक को बोला एक्जियम और कुछ को बोला पोस्टुलेट्स। एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट्स, ये क्या था, एजम्पशंस बाय यूक्लिड। एजम्पशंस बाय यूक्लिड, यूक्लिड ने जो सपोज किया, जो प्रॉपर्टीज लिखी, उसी को कुछ को बोला एक्जियम्स, कुछ को बोला पोस्टुलेट्स। क्लियर है? यहां से देखिए लिखा गया है, assumptions are actually obvious universal truths and he divided, यहाँ लिख सकते हैं आप, he divided them into two types, axioms and postulates। तो कोई आपसे इन जनरल पूछे axioms and postulates क्या होता है, तो आप बोलेंगे some properties assumed by Euclid which are obvious universal truths, उसे बोलते हैं axioms और postulates। अब एक्जियम्स और पोस्टुलेट्स में भी डिफरेंस है, एक्जियम्स कब बोलेंगे, पोस्टुलेट्स कब बोलेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट लाइन में लिखा है, ही यूज्ड टर्म पोस्टुलेट फॉर द assumptions दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, मींस ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल ज्योमेट्री में एप्लीकेबल थी, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला पोस्टुलेट। ऐसी प्रॉपर्टीज को उन्होंने पोस्टुलेट बोला। इट मींस जो ज्योमेट्री, जो मैथमेटिक्स की ब्रांच ज्योमेट्री होती है, लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, इसमें जो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हुई, जो उन्होंने दिया, उसे बोला पोस्टुलेट। ओके, कॉमन नोशन ऑफन कॉल्ड एक्जियम्स। उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज थी उसको एक्जियम्स बोला। इसके अलावा भी, जैसे आपको पता अर्थ इज राउंड, ये भी ट्रू है, तो ये क्या एक्जियम हो गया, क्योंकि ये ज्योमेट्री में नहीं आता है, इस तरीके से। ऑन अदर हैंड, आगे लिखा गया है, ऑन द अदर हैंड वर assumptions used throughout mathematics and not specially linked to geometry, मीन्स केवल जो ज्योमेट्री से लिंक ना हो, मतलब कहीं भी एप्लीकेबल हो, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोला गया एक्जियम्स। ऐसी प्रॉपर्टीज को एक्जियम्स बोला गया। आगे लिखा है, फॉर डिटेल अबाउट एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट रेफर टू अपेंडिक्स फर्स्ट, लास्ट में दिया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, उससे विशेष मतलब नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा एक्जियम्स और पोस्टुलेट में डिफरेंस क्या है। एक्जियम्स क्या है, वो कहीं भी एप्लीकेबल है, मैथमेटिक्स किसी भी ब्रांच में या किसी भी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, जैसे मैं नीचे दिखाऊंगा, इन्होंने एक्जियम दिया हुआ है। और पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री के लिए है। और दोनों ही क्या है, एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या है, यूक्लिड के एजम्पशंस हैं। उन्होंने सपोज किया था कुछ प्रॉपर्टीज को, उसी को बोला गया एक्जियम एंड पोस्टुलेट। एक्जियम कहीं भी एप्लीकेबल होता है, किसी भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स के किसी भी ब्रांच में, बट पोस्टुलेट केवल और केवल ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है। केवल ज्योमेट्री की जो प्रॉपर्टीज थी उसको पोस्टुलेट बोला गया। इस बात सबको समझ में आ गई? तो ये आपको लिख लेना है, डिफिनेशन और इसका डिफरेंशिएट करना, ये आपको नोट कर लेना है। क्लियर है? एक्जियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या है, यूक्लिड्स एजम्पशंस, ये सब आपको नोट कर लेना है अपने लैंग्वेज से, या मैं बाद में लिखवा भी दूंगा। आगे देखें, अब यहां से देखते हैं, सम ऑफ यूक्लिड्स एक्जियम्स नॉट इन हिज ऑर्डर आर गिवन बिलो। जैसे अभी इसकी प्रीवियस, कल आप लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, वहां पे तो कुछ डिफिनेशंस मैंने वहां पे बुक में लिखी थी, उसको हम लोग पढ़े थे, 7 डिफिनेशन, जो कि प्रीवियस पेज पर है।
ऐसे यहाँ पे ही कुछ उन्होंने एक्सियम भी दिए हैं जो कि ऑर्डर में नहीं है, बस रैंडमली उठा लिया गया उनके बुक से। तो एक्सियम्स क्या क्या हैं? देयर आर 7 एक्सियम्स। 7 डिफिनेशंस कल पढ़े थे और यहाँ पे 7 एक्सियम्स हैं। एक्सियम नंबर 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये सब कॉमन बातें बताई जा रही हैं। अब एक्सियम इट मीन्स कि लाइफ में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं भी अप्लाई करेंगे हमेशा ये सही होगा। एक्सियम आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी इसको रख के देख सकते हैं। तो बोला गया थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग। अगर कोई एक चीज दो तीन चीजों के बराबर है, इसका मतलब क्या है? थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे देखें, अगर मैं बोल दूं 1 किसके इक्वल है? 1 ए के भी इक्वल है, ठीक है, 1 बी के भी इक्वल है, 1 सी के भी इक्वल है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, देखिए यहाँ पर ए बी सी सेम थिंग, सेम नंबर के इक्वल है 1 के। तो कह रहे हैं थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। आपको पता है ये तीनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो तीनों 1 के ही बराबर है, मतलब क्या हुआ? ए बी सी भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। यही स्टेटमेंट है, इसको आपको समझना है, बाकी ये सब करना नहीं, केवल आपको ये आपको लाइन टू लाइन याद कर लेना है। 7 एक्सियम, उसके पहले था 7 डिफिनेशन, इसके बाद आएगा 5 पास्टुलेट्स। आपको एज इट इज जैसे बुक में दिया है ऐसे ही याद करना है। सीधे एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए आता है, राइट एनी 2 एक्सियम्स, राइट 1 पास्टुलेट। तो आपको डिक्टो सेम जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे ही लिखना है। बात क्लियर हुई या किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, देखते हैं हम लोग उसके बाद सेकंड, देखते हैं इसके बाद हम लोग सेकंड। तो सेकंड में क्या है? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मीन्स दो चीजें इक्वल है, मान लो ए और बी आपस में इक्वल है, ये इक्वल्स है, ए एंड बी आर इक्वल टू ईच अदर। ऐसे एक और इक्वल ले लो, सी इक्वल टू डी। बोला गया है इफ इक्वल्स, देखिए इक्वल था ये, आर एडेड टू इक्वल्स, इक्वल में ऐड कर दो, तो जो आएगा होल्स आर इक्वल मीन्स, होल्स मीन्स रिजल्ट जो आएगा वो भी आपस में इक्वल होगा। ऐड करके देखो तो क्या आ जाएगा? ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। देखिए इक्वल आया कि नहीं आया? अगर ऐसे कम समझ में आ रहा है तो उसको मैं बाय एग्जाम्पल में समझा सकता हूँ। एग्जाम्पल लेकर के देखें, जैसे देखें 2 इज इक्वल टू 2 होता है, कॉमन सी बात है। 3 इज इक्वल टू 3 होता है, दोनों ऐड कर लो तो क्या बनेगा? 5 इज इक्वल टू 5। तो यही लिखा है एक्सियम नंबर 2, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। ऐड करने के बाद भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया होगा? यस सर। चलिए नेक्स्ट, हाँ देखते हैं नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट एक्सियम देखते हैं। एक्सियम नंबर 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। देखिए 2 की तरह है, उसमें ऐड किया था, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। इससे सपोज कर लो 3 इज इक्वल टू 3, फिंगर से ही लिखता हूं तो राइटिंग थोड़ा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 3 इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। इसमें से इक्वल माइनस करना है, मान लो 1 इक्वल टू 1। इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो माइनस कर दो, माइनस 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 करने पे क्या आ जाएगा? 2 इक्वल टू 2, कॉमन सी बात है, ये भी सही है। तो क्या हो गया? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स मीन्स माइनस करने के बाद जो बचेगा वो भी आपस में इक्वल होगा। क्लियर हो गया तीसरा एक्सियम भी। इसके बाद देखते हैं एक्सियम नंबर 4। एक्सियम नंबर 4 देखें, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another। थिंग्स विच coincide with one another आर इक्वल टू वन अनदर। कॉन्साइड मतलब होता है पूरा पूरा ढक लेना, ठीक है, एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेना। जैसे यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे ले रहा हूं सर्कल, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। एक सर्कल में और लूं, दोनों एक दूसरे को क्या कर लें? पूरा पूरा कवर कर लें। इसी सर्कल में दिखा दे रहा हूँ डिस्क टाइप। मान लो कोई डिस्क है, जैसे आप देखे होंगे सीडी डीवीडी पहले होता था, ये डिस्क है। इसके ऊपर सेम इसी साइज का मैं डिस्क रख दूं, इसे पूरा पूरा कवर कर जाए, ठीक है। इससे मैं एक सर्कल और ले रहा हूं, सेम इसके ऊपर रखना है,
इसे कवर कर ले, इस तरीके से कुछ रखें, इसे कवर कर ले, ठीक है। तो पूरा पूरा जब एक दूसरे को कवर कर लेंगे, ये पूरा पूरा कवर कर ले दूसरे को, दोनों एक दूसरे को मतलब कुछ दिखे ना यहाँ पर, इसे बोलते हैं कॉन्साइड करना। जब एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ही लेंगे तो इक्वल तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे ना। ये कॉमन सी बात यहाँ पे समझने की है। इसका मतलब थिंग्स विथ कॉन्साइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में इक्वल माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। Yes, sir. फिर देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ एक्सियम, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर कोई चीज पूरा पूरा है, सपोज कर लो कोई एप्पल ही है, वो पूरा है, जैसे देखिए मैंने कुछ बना दिया ऐसे, ये ठीक है, ये पूरा ये होल है, सपोज कर लो एप्पल है। ऐसे होता नहीं, वैसे समझने का प्रयास करो। इसका एक पार्ट अगर हम निकाल दें, इतना पार्ट निकाल दें इसका थोड़ा सा पार्ट, तो क्या बन जाएगा? इस तरह के दिखाई देगा वो पार्ट थोड़ा सा। तो आपको देखने समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हमेशा क्या होगा, होल पार्ट से ज्यादा ही होगा। ऐसे 10 रुपीज है, 10 रुपीज से आप 2 रुपीज अलग कर दीजिए, तो 10 क्या हमेशा 2 से बड़ा ही रहेगा। कॉमन सी बात है, कहीं भी अप्लाई करो, जो भी आप ये एग्जाम्स पढ़ रहे हो डेली लाइफ में, यूनिवर्स में, कहीं भी अप्लाई करो, ये हमेशा सही होगा, तभी इसको एक्सियम बोला गया है। ठीक है, क्लियर हुई बात? देखते हैं Yes, नेक्स्ट sir. एक्सियम, एक्सियम नंबर 6। एक्सियम नंबर 6, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, किसी चीज का डबल हो, ऐसे दो तीन चीजें हों, किसी का डबल हो तो आपस में इक्वल होंगे। जैसे देखें, सपोज कर लो यहाँ पे 4, 4 क्या होगा आप बोलेंगे 4, या मैं इसको दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज कर लो ए क्या है, बी का डबल है। क्लियर हुआ? करें थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, सेम थिंग की डबल हो ऐसी चीजें। सपोज कर लो सी भी क्या है, बी का डबल है। डी डी भी क्या है, बी का डबल है। तो कह रहे हैं ये सब आपस में भी इक्वल होंगी। सिंपल सी बात देखिए, सभी जब सेम थिंग के बराबर हो गए, डबल मतलब 2b 2b 2b, ए भी 2b के बराबर है, सी भी, डी भी, मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यही यहाँ पर था। बात समझ में आई? ये हो Yes, गया sir. एक्सियम नंबर 6। इसी पर बेसिस है एक्सियम नंबर 7, इसके सिमिलर ही है। देखते हैं एक्सियम नंबर 7। एक्सियम नंबर 7 में है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। जैसे यहाँ पे डबल था, अब हाफ के बराबर होगा। सपोज कर लो ए क्या है, बी के हाफ के बराबर है। ऐसे कोई नंबर सी है, ये भी बी के हाफ के बराबर है। बी डी भी क्या है, बी बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, थिंग्स कौन कौन से, ए सी और डी। दीज थिंग्स आर इक्वल टू हाफ ऑफ द सेम थिंग। सेम थिंग क्या था, बी, सभी बी के हाफ के बराबर है तीनों। इसका मतलब ये आपस में भी बराबर होंगी। यही है एक्सियम नंबर 7। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये 7 एक्सियम्स आपको एज इट इज लर्न कर लेना है। पूरा एकदम स्टेटमेंट ऐसे ही आपको लर्न होना चाहिए। पीछे 7 डेफिनेशन, फिर ये 7 एक्सियम्स हो गए। सबको बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक्सियम्स आप लोग Yes, पढ़ sir. लिए, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आपको याद करना है, बस इतना ध्यान देंगे। Yes. सर कॉपी में नहीं इसमें से लिखना। कौन सा मेन पॉइंट हाँ, कॉपी में लिखना है सब, लिखना? यहाँ से बताया मैंने, सब कॉपी में लिखना जो बता सर रहा हूँ मैं कहाँ आपको, से? क्योंकि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। Yes, sir. 7 एक्सियम्स जो ऊपर मैंने बताया, सब चीजें भी लिखनी है। एक्सियम्स क्या है, पास्टुलेट्स यस। क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वैसे मैं इसका एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनाऊंगा वीडियो का भी, तो मैं सब वहां पे लिखवा के दिखा दूंगा आप लोगों को, तभी अभी आप लोग अपने आप से नोट कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पैरा। Okay, sir. सर इस पैराग्राफ के नेक्स्ट ऊपर में पैराग्राफ कौन है, सी? वो मैंने बता दिया था, उसको नोट कर लीजिएगा।
आगे देखें, नेक्स्ट है दीज कॉमन नोशंस रेफर टू मैग्नीट्यूड्स ऑफ सम काइंड। द फर्स्ट कॉमन नोशन कुड बी अप्लाइड टू प्लेन फिगर। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो एक्जियम ऊपर हम लोग पढ़े हैं, इन लोगों ने भी इसको समझाने का प्रयास किया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू द दैट ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था वही बातें यहाँ पर हैं। ये लोग क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, अगर कोई ट्रायंगल है, 1 मिनट, अगर कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का एरिया कह रहे हैं रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, रेक्टेंगल सपोज कर लो है, ठीक है, रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। फिर कह रहे हैं और जो रेक्टेंगल का एरिया है वो किसके बराबर है, वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है। तो कह रहे हैं देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल आल्सो इक्वल टू स्क्वायर। सिंपल सी बात है, देखिए ट्रायंगल का एरिया रेक्टेंगल के बराबर, रेक्टेंगल का स्क्वायर के बराबर, मींस स्क्वायर और ट्रायंगल का एरिया भी बराबर होगा। जो अभी पीछे पढ़े हो, इफ इक्वल्स आर, इफ थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो वो एक्सियम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, सब मैं चीजें समझा चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड of some kind can be compared and added, but magnitudes of different kinds cannot be compared. For example, a line cannot be compared to rectangle, nor can be able to compare to pentagon. अब यहाँ पे समझ लें, मीन्स जो चीजें कंपेयर की जाती है कब, जब दोनों का यूनिट सेम हो। यही यहाँ पर कहा गया है, यूनिट सेम हो तभी आप कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप ये कंपेयर कर लें कि लाइन को कंपेयर करें ट्रायंगल से, पॉसिबल ही नहीं है। लाइन क्या है, लाइन 1 डायमेंशनल है और ट्रायंगल क्या है, 2 डायमेंशनल है, तो दोनों का यूनिट सेम नहीं है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 मीटर को, किसी के पास 1 मीटर जो है क्या है, 1 मीटर किसी के पास रस्सी है और किसी के पास है 2 रुपीज, तो आप कंपेयर कर लोगे? इसमें क्या कंपेयर करोगे, किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, क्योंकि दोनों की यूनिट क्या है, डिफरेंस है। तो डिफरेंट यूनिट होने पर आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। कंपेयर कब करते हैं, जब यूनिट सेम हो। यही नीचे बताया गया था, ठीक है, इसका मतलब यही था। ये सब आपको नोट नहीं करना है, मैं समझा दे रहा हूं बस। आगे देखें, अब यहाँ पे फोर्थ एक्सियम को एक्सप्लेन किया है। द फोर्थ एक्सियम गिवन एवं seems to they say that if two things are identical, जो फोर्थ में क्या था, things which coincide to each other, देखिए ऊपर लिखा है, दिखा दे रहा हूं मैं। फोर्थ में क्या था, things which coincide to one another are equal to one another। coincide मतलब होता है आइडेंटिकल, एक जैसी हो, तो आपस में इक्वल होती हैं, यही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा है, the fourth axiom given above seems to say that if two things are identical, that is they are same, they are equal। अगर आइडेंटिकल है, coincide होती है, तो आपस में इक्वल होंगी। इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, और हर चीजें अपने आप में ही इक्वल होती हैं। जैसे 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है, यही सेम ट्रायंगल अपने आप के इक्वल होगा, वही ट्रायंगल। तो क्या होती है, सेम थिंग्स क्या होती हैं, आपस में ही इक्वल होती हैं। आगे देखें, फिर एक्सियम नंबर 5, इसी को बोलते हैं इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मीन्स सुपरपोज करना। सुपरपोज करने का मतलब होता है एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेना। जब कोई चीजें एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगी तो आपस में इक्वल ही होंगी। फिर आगे लिखा है, एक्सियम नंबर 5 के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। 5 गिव्स अस द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटर देन, क्योंकि 5 में क्या था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मीन्स ग्रेटर देन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ a quantity b is a part of another quantity a, मीन्स अगर कोई b नंबर है और वो a का पार्ट है, इसका a का पार्ट क्या है, b, तो कन्फर्म में क्या है,
ए बी से बड़ा ही होगा क्योंकि उसी का पार्ट है। तो ये सिंबल भी यहाँ पे यूज हुआ, ए ग्रेटर देन बी। देखिए नीचे लिखा गया है सिंबॉलिकली ए इज ग्रेटर देन बी, मीन्स इस तरीके से हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। जैसे मैं तो समझा दूं आप लोगों को, समझ में आया हो तो क्या है ये। जैसे देखें 10 रुपीज था, 10 रुपीज अमाउंट है, इसका एक पार्ट मैं कर दे रहा हूँ 2 रुपीज, एक पार्ट कर दे रहा हूँ मैं 8 रुपीज। तो ये होल पार्ट था, पूरा पूरा था, इसका मैंने 2 पार्ट किया। ऐसे ही आप बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। चाहे इससे कंपेयर करें चाहे 8 से कंपेयर करें, हमेशा बड़ा आएगा। और 10 किसके इक्वल होगा, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 8। जितने पार्ट्स करेंगे उसके सम के बराबर होगा, जितने पार्ट्स करेंगे उसके सम के बराबर होगा। तो 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी पार्ट्स करेंगे 2 3 4 5 जितने भी पार्ट्स कर लें सम के बराबर होगा। यही चीज नीचे लिखी थी। ठीक है, यही चीज ये देखिए यहाँ पर लिखा है ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, पार्ट्स के सम के बराबर। ये सब कुछ नहीं नोट करना है, केवल मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों पैराग्राफ से आपको कुछ भी नहीं नोट करना है। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, ये पेज ओवर हो गया है। चलिए अब इसके बाद आता है पॉइंट पेज नंबर 82। अब यहाँ पर एक्सियम के बारे में बताया गया है। एक्सियम सॉरी पोस्टुलेट, एक्सियम लोग पढ़ लिए, अब पोस्टुलेट को देखना है। देखें, नाउ लेट अस डिस्कस यूक्लिड 5 पोस्टुलेट। यहाँ पे यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट ही दिया गया है। यूक्लिड 5 पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट दिया है, अ स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। पोस्टुलेट नंबर 1 क्या है, इसे पोस्टुलेट क्यों बोला, आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन की बात हो रही है। लाइन और पॉइंट ज्योमेट्री में आता है, तो ज्योमेट्री की जो भी डिफिनेशन होगी वो पोस्टुलेट में आएगा, तब इसको पोस्टुलेट नंबर 1 बोला गया। तो यहाँ पे 5 पोस्टुलेट्स आपकी बुक में दिए गए हैं। तो क्या हो गया इसमें, a straight line can be drawn from any one point to any other point। मीन्स अगर स्ट्रेट लाइन आपको ड्रा करना है, 2 पॉइंट ले लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। कॉमन सी बात है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ से एक बात और निकल के आती है, कह रहे हैं यू कैन ड्रा अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर 2 पॉइंट है तो लाइन आप ड्रा कर सकते हो। इसका एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है, वो क्या देखें। इसका मतलब ये हो गया कि 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है बस। अगर इसको हम दूसरे मीनिंग में देखें, अगर 2 पॉइंट आपको गिवन है तो दोनों पॉइंट से पास हो केवल एक ही लाइन पॉसिबल है, ओनली वन लाइन इज पॉसिबल। इसी को देखिए नीचे लिखा गया है एक्सियम 5.1 के फॉर्म में। ये क्या लिखा है, एक्सियम 5.1 के फॉर्म में। इसको भी आपको याद ध्यान होना चाहिए। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 पॉइंट अलग अलग दिए हैं, डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, तो उससे हमेशा एक लाइन ही पास होगी। आप कितना भी ट्राई कर लें, इधर से निकालेंगे तो ऊपर निकल जाएगी, यहां से ड्रा करेंगे नीचे आ जाएगी, केवल एक ही लाइन ड्रा होगी। यही है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1 नोट करना है। पोस्टुलेट नंबर 1 इसको पूरा नोट कर लेंगे, साथ ही साथ इसको भी नोट कर लेंगे। उसी को और आगे एक्सप्लेन किया गया है, इसी पोस्टुलेट को ही ये एक्सप्लेन किया गया है। नीचे देखिए फिगर भी बना होगा, उसको भी बना लीजिएगा। ये वाला फिगर ये किसके लिए है, जो ये आपने एक्सप्लेन किया है उसी का फिगर है। ये देखिए 2 पॉइंट क्या है, P और Q है। इससे देखिए केवल एक ही लाइन यही वाली पास हो रही है, और कितनी भी लाइन खींचेंगे वो दोनों पॉइंट से होके पास नहीं होगी। ये फिगर भी ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इस फिगर को भी ड्रा कर लेंगे। क्लियर हुआ, पहला पोस्टुलेट क्या है, फिर उसको एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन को नीचे आप ये फिगर से ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 2 पर। पोस्टुलेट नंबर 2,
देखें, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। जो आज के समय में हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं, उसको पहले क्या बोलते थे? टर्मिनेटेड लाइन। टर्मिनेट मतलब होता है जिसको आप मतलब टर्मिनेट हो गया हो। आप लोग पढ़े हैं ना डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जो कट जाए, टर्मिनेटिंग जो कट जाए मतलब उसके एंड पॉइंट हो, तो एंड पॉइंट है ए और बी, इसी बोलते हैं लाइन सेगमेंट, या इसी को बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन। दोनों बातें एक ही है। किसी का माइक आप ऑन है, आप कर लीजिए। तो इसका मतलब हो गया, अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन, देखिए नीचे फिगर बना हुआ ये ए बी, यहाँ पर क्या है? एक टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट है। तो कह रहे हैं कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, इसको आप इनफाइनाइट तक दोनों साइड आगे बढ़ा सकते हो। तो कॉमन सी बात है, इधर भी खींच दो बढ़ा दो, इधर भी खींच दो बढ़ा दो, तो किसी भी लाइन सेगमेंट को आप बढ़ा करके लाइन बना सकते हैं। यही है पास्टलेट नंबर 2। तो ये पास्टलेट आपको लिखना है। पास्टलेट लिखने के बाद ये नीचे वाला ये फिगर बना लेना है, ये फिगर, इसको लाइन सेगमेंट दिखाएंगे, फिर इसको बढ़ा देंगे दोनों साइड में। कोई डाउट नहीं इसमें होगा। अब देखते हैं हम लोग पास्टलेट नंबर 3 एंड 4। उसके बाद पास्टलेट नंबर 5 हम नेक्स्ट टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा बोर्ड पर। तो 3 और 4 पढ़ लेते हैं आज। पास्टलेट नंबर 3 है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर आपको सर्कल ड्रा करना है, कॉमन सी बात है, आपकी जो मर्जी आप रेडियस ले लो, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और जहां मन करे आप सेंटर ले लो अपनी कॉपी में, सर्कल बना सकते हो। ठीक है, जहां मन करे आप सर्कल बना सकते हो। जैसे मैं देखिए एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, ये पॉइंट मैंने लिया, अब मैं बना रहा हूँ उस पर सर्कल। ये देखिए, ठीक है, ये सर्कल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, ठीक कर लेंगे इसको भी हम। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, एक सर्कल ये बना दिया, ये बना दिया मैंने, देखिए बहुत सर्कल्स मैंने बना डाले। ये कोई भी सेंटर ले लो आप, कोई भी रेडियस ले लो, और ऐसे आप बहुत से सर्कल्स बना सकते हैं। तो ये लिखा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सर्कल अगर आपको बनाना है तो कोई भी सेंटर ले लो, कोई भी रेडियस ले लो, आप सर्कल बना सकते हो। ये हो गया पास्टलेट नंबर 3। अब बात करते हैं पास्टलेट नंबर 4 की। पास्टलेट नंबर 4 क्या है? ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स जितने चाहो आप राइट एंगल्स बना लो, वो हमेशा क्या होंगे? आपस में इक्वल ही होंगे। राइट एंगल्स बनाना है। देखिए मैंने ये राइट एंगल एक यहाँ पे बना दिया, फिगर समझ, एक यहाँ मैंने बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिए। देखिए देखने में तो छोटा बड़ा लग रहा है तीनों ये, बट इसका मेजरमेंट तो हमेशा 90 ही होगा, क्योंकि यार जब 90 डिग्री बनाते हो, किसी का एंगल बड़ा बनता है, किसी का छोटा बनता है, बट हमेशा क्या होंगे? एंगल्स इक्वल तब होते हैं जब उनका मेजरमेंट इक्वल हो। तो यहाँ पे सभी 90 डिग्री ही होंगे, इसलिए सभी एंगल्स इक्वल होंगे हमेशा। कोई भी आप राइट एंगल बनाओ, कितना बड़ा कितना छोटा बनाओ, बट उसका मेजरमेंट हमेशा क्या होगा? 90 ही आएगा। इसलिए ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। चलिए पास्टलेट नंबर मैं 5 पढ़ दे रहा हूँ, उसको फिर मैं आगे फर्दर जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं पढ़ लेता हूँ उसको। पास्टलेट नंबर 5 देखिए, इसको आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, पास्टलेट नंबर 5 ही ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। इफ सर अ पोस्टलेट स्ट्रेट नंबर लाइन, 3 एक बार फिर से समझा दीजिए। सर्कल बनाना है। सर्कल आप जितनी मर्जी जैसे बना सकते हैं ना, किसी भी सेंटर से, किसी भी रेडियस से। आप लोग जो कॉपी में सर्कल बनाते हो, कॉपी में कहीं भी सेंटर ले लेते हो, और कोई भी रेडियस लेके बनाओ, सर्कल हमेशा बनेगा। बस यही है, और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि समझाया जाए विशेष। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, बस सर्कल बनाना है, बस इसको सब आपको याद कर लेना है। बस जो मेन मैं बता रहा हूँ आपका 5 ही है, इसको मैं अच्छे से नेक्स्ट जब टर्न आएगा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एक बार आप लोग पढ़ लीजिए बस। पास्टलेट नंबर 5 है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग
on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. Then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angles is less than the two right angles. इतना बड़ा ये स्टेटमेंट है, आपको ऐसे ही याद करना है, तो 2-4 बार लिख के आप इसको याद कर लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा इसको मैं ऊपर कर दूं। ठीक है, यहीं पे देखें पास्टलेट नंबर 5, तो लाइन टू लाइन आप लोग देखते चले, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फिगर। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पर, एक मिनट कलर चेंज कर लो। देखिए दो स्ट्रेट लाइन है, इस पर क्या है, एक लाइन गिर रही है, ये तो लिखा है अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो ये एल है, ये एल फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, एम और एन पर गिर रही है। मीन्स हम जो लोग पढ़े थे ट्रांसवर्सल, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल का। बट यहाँ पे ये सब चीजें नहीं बोली गई। अभी क्या बोला गया है, एम और एन दो लाइन है, उस पर एक लाइन उसको कट कर रही है। फिर क्या कर रहे हैं इसके बाद, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles। देखिए जब ये कट करेगी, देखिए यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक एंगल यहाँ बनेगा, एक देखिए यहाँ बन रहा है, ऐसे इधर बनेगा, इधर बनेगा, ये 4 एंगल बन रहे हैं। इसी तरह तो मैं नेमिंग करूँ तो ठीक रहेगा। मान लो ये एंगल 2 है, 1 है, 2 है, इधर वाला 3 है, समझने का प्रयास करेंगे, 4 है। मीन्स मैं इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर एंगल की जो अंदर में बन रहा है, ये अंदर में। तो कह रहे हैं जिस साइड में क्या होगा, दोनों एंगल का सम 180 से कम होगा। जैसे मान लो 1 + 2 है, 1 एंगल 1 का और एंगल 2 ऐड करें, 180 से कम हो जाए, तो उस साइड ही ये लाइन आपस में कट करेंगे। अगर आगे बढ़ाएंगे आप, उस साइड में कट करेंगे, जिस साइड में दोनों का सम 180 से कम होगा उधर लाइन कट करेंगे। अगर इधर 180 से कम होगा, कन्फर्म इधर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इधर ये आपस में कट नहीं करेंगे। यही है पास्टलेट नंबर 5। अगर आप लोग ध्यान दें, हम लोग पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल में पढ़े थे, इन दोनों का सम होता है 180, 1 और 2 का, और 3 और 4 का भी सम क्या होता है 180, तो लाइन पैरेलल हो जाती है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 राइट एंगल्स से कम हो, देखिए लिखा है लेस देन 2 राइट एंगल्स, तो 180 से कम होगा तो लाइन उस साइड जाके कट कर जाएंगे, मीन्स पैरेलल नहीं होगी। यही पास्टलेट नंबर 5 है। इसको फर्दर हम आगे व्हाइट बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कुछ बातें आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो जो 4 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, तो एक के साइड का सम करिए, जिस साइड का सम 180 से कम होगा उसी साइड दोनों लाइंस आपस में जाके मिल जाएंगे। कहीं आप आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगे, जिस साइड में को इंटीरियर्स का सम 180 से कम होगा। तो ये था पास्टलेट नंबर 5। ओके, तो आज के लिए इतना ही। Yes, sir. नेक्स्ट टर्म में हम लोग पास्टलेट नंबर 5 को और ठीक से एक्सप्लेन करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। ओके, Okay, sir. तो थैंक यू फॉर